वेलकम टू जी के लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 3 से मध्य प्रदेश के वन। इसमें हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे वनों को किस कैटेगरी में बांटा गया है, फिर हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, पाई चार्ट के थ्रू। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं कि वनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो प्रादेशिक आधार पर बांटा गया है वनों को 3 प्रकार में: विंध्यन कैमूर क्षेत्र, मुरैना शिवपुरी क्षेत्र, नर्मदा का दक्षिण क्षेत्र। नर्मदा के दक्षिण क्षेत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है: सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। तो डायग्राम में इसमें हम देखते हैं ये हमारा एमपी है और इसमें हमारा जो विंध्यन कैमूर क्षेत्र है वो यहाँ पे आता है। विंध्यन यहाँ पे से कैमूर की पहाड़ी, तो विंध्यन कैमूर क्षेत्र इधर पे आता है। और फिर हमने देखा था मुरैना शिवपुरी, तो हमारा मुरैना यहाँ पे और शिवपुरी यहाँ पे, ठीक है। तो मुरैना शिवपुरी का क्षेत्र ये वाला हो गया। और फिर इसके बाद नर्मदा का दक्षिण क्षेत्र की बात की गई, तो वो ये है नर्मदा का दक्षिण क्षेत्र, जो कि होता है हमारा क्या, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और यहाँ पे हमारा बघेलखंड का पठार। तो इस हिसाब से हमने ये देखे प्रादेशिक आधार पर। फिर सेकंड है हमारा भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण किया गया है। यहाँ से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। तो इसकी भी डिटेल हम डायग्राम से ही देखते हैं कि जो हमारे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है वो ये पूरा एरिया है, कवर करेगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें जो पेड़ पौधे आते हैं वो जो वन है वो है हर्रा के, बबूल, शीशम उगता है यहाँ पे, कीकर, आम, पलाश और इसी टाइप के और भी पेड़। फिर किन क्षेत्र में, तो एरिया कवर करता है ये रतलाम, मंदसौर, नीमच, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़ और निवाड़ी आदि। फिर हम देखते हैं हमारा इसी का जो सेकंड हिस्सा था वो था उष्णकटिबंधीय। और मेन पॉइंट क्या है इसका कि यहाँ पे 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा ही होती है, इसी कारण से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार केवल ये पूछ लेते हैं कितने सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। तो फिर है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है जहाँ पे। और यहाँ पे मध्य प्रदेश के ये वाला एरिया है ना। फिर यहाँ पे सर्वाधिक भाग पे यही फैला हुआ है मोस्टली। और इसमें माथी लकड़ियाँ पाई जाती हैं। क्षेत्र हो जाएगा पन्ना, छतरपुर, सागर, सिवनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, बैतूल, होशंगाबाद, पूर्वी और पश्चिमी निमाड़। फिर आता हमारा थर्ड कैटेगरी, वो क्या थी इसी की, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, है ना। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन ये 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पे धौरा, जामुन, महुआ, इमारती लकड़ी जैसे कि साल, सागौन, बांस इत्यादि पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र कवर करता है मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर आदि मुख्य जिले इसमें कवर होते हैं, जो कि ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे तक भी। फिर ये तो हमने पढ़ लिया डायग्राम के थ्रू। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि 3 कैटेगरी में तो बटे हुए हैं कि न्यूनतम वन क्षेत्र होता है यहाँ साइड, और यहाँ पे मध्यम वन क्षेत्र है और यहाँ पे सघन वन क्षेत्र है। तो ये सघन क्या होता है कि कम एरिया में ज़्यादा लोग खड़े कर दो तो वो सघन कहलाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो ट्रेन का, एक ही बोगी में बहुत सारे पैसेंजर, वो कहलाएंगे सघन। और विरल कहलाता है कि एक बोगी में एक आदमी ट्रैवल करे, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो फिर तो यहाँ पे सघनता है, यहाँ पे मध्यम है और यहाँ पे न्यूनतम है। फिर हमारा 2-3 कैटेगरी और बची थी, क्या था कि प्रजाति के आधार पे क्या बांटा गया है, इनको 5 भागों में बांटा है ना वनों को। तो इसलिए प्रजाति के आधार पर टेक्टोना ग्रैंडिस, शोरिया, रोबस्टा और डेंड्रोकैलिमस स्ट्रिक्ट्स, ये कुछ और नहीं, ये इनके साइंटिफिक नेम है। सागौन को कहते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस, साल को कहा जाता है शोरिया, रोबस्टा, और बांस हमारा कहलाता है डेंड्रोकैलिमस स्ट्रिक्ट्स। स्ट्रिक होती है ना बांस डंडी, तो वैसे याद रखना। और कुछ मिश्रित प्रजाति भी पाई जाती है। फिर आते हैं शासकीय, या फिर इसी को कहा जाता है प्रशासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। फिर वन विभाग ने बांटा होगा, तो वन विभाग द्वारा वर्गीकृत किए गए वन है राजकीय वन, निगम निकाय वन और निजी मतलब प्राइवेट वन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा डायग्राम के थ्रू। अब हम देखते हैं इसकी डिटेल। मध्य प्रदेश में वन है ना, तो वन संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक समृद्ध राज्य है। परसेंटेज वाइज हम देखें, अगर परसेंटेज के आधार पर वर्गीकरण देखा जाए तो एक पाई चार्ट यहाँ मैंने बनाया है, जिसमें से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा कि 72.91% जो क्षेत्र है वो गैर वनों के अंतर्गत आता है।
वो काम का नहीं। काम का क्या है कि कम परसेंटेज पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि 1.95% में क्या है, तो झाड़ियाँ हैं। फिर 11.83% में खुले वन फैले हैं, 11.14% में सामान्य सघन वन फैले हैं। जो सेम परसेंटेज होते हैं ना, वो ऑप्शन दे के कन्फ्यूज़ किया जाता है MPPSC में। फिर 2.17% में अत्यंत सघन वन है। अब वनों से ही आया हुआ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 जुलाई 2021 को MPPSC प्री में आया था कि मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन मतलब टीक के वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन थे लगभग 15%, लगभग 20%, लगभग 25%, लगभग 30%। तो इसका आंसर है, मैंने बहुत रिसर्च की, तो मध्य प्रदेश के कुल वनों के 17.88% क्षेत्र पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। अब चूंकि 17.88% है और यहाँ पे हमें कहीं 18% का लगभग नहीं दिया गया था, 15 से ऊपर सीधे 20 दिया था, तो इसी वजह से यह सीधे 20% इसका उत्तर होगा, लगभग 20% सही उत्तर होगा। फिर ये तो हो गई आया हुआ प्रश्न। अब क्या बन सकता है, यदि बात की जाए कि मध्य प्रदेश में देश का मतलब अगर पूछ ले कि मध्य प्रदेश में भारत के कुल कितने प्रतिशत सागौन के वृक्ष हैं, तब क्या करेंगे, तो उसका आंसर है 41% सागौन के वृक्ष हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देश के अगर परसेंटेज से देखें तो 41% है सही आंसर। फिर वन की परिभाषा देख ली जाए। वन अधिनियम 1927 के अनुसार भूमंडल का वह भाग जो कि वृक्षों से ढका हुआ है वन कहलाता है। सीधी सी बात है, वृक्षों से ढका हुआ हिस्सा वन। फैक्ट क्या कहता है कि मध्य प्रदेश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो है वो 588.73 मिलियन टन है। ये कार्बन स्टॉक की मात्रा है जो देश के कुल वन कार्बन का 8.26% है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स अधिनियम हैं, जैसे कि भारतीय वन अधिनियम, ये 1927 यह अधिनियम मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था। इसका पूरा नाम है भारतीय वन अधिनियम 1927। राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1963 में जबलपुर में हुई थी और इसी के तहत भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM की स्थापना भोपाल में 1982 में हुई थी। फिर सेकंड हमारा अधिनियम इम्पोर्टेंट है जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। ये 1972 में आया था, भारत में लागू हुआ था। और मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ, तो 15 नवंबर 1974 को। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना 1860 में हुई थी। मध्य प्रदेश भारत का ऐसा करने वाला प्रथम राज्य बना था। मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति आई थी फर्स्ट 1952 में लागू हुई थी और 4 अप्रैल 2005 को नवीन वन नीति की घोषणा की गई थी। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन देहरादून में जिसका हेडक्वार्टर है, इसी के द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी हुई थी। यह वन सर्वेक्षण की, ये पूछ लेंगे भाई क्या है, तो 16वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्ससैट 2 से आंकड़ों को प्राप्त किया गया था। अब ये पूछे कोई कि रिसोर्ससैट 2 क्या है, तो उसका भी हमारे पास आंसर है रिसोर्ससैट 2 एक सैटेलाइट का नाम है, ठीक है। इसका एम क्या था, उद्देश्य था कि भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और ये जो है 20 अप्रैल 2011 को शार श्रीहरिकोटा से PSLV C-16 के द्वारा इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था और अभी तक ये कार्यरत है। फिर हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे, तो ये यहीं से राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना भोपाल में 24 जुलाई 1975 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की। भारत के सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य हैं। अब ये भारत की बात चल रही है, MP की नहीं। तो मध्य प्रदेश फर्स्ट है, सेकंड अरुणाचल प्रदेश और थर्ड इज छत्तीसगढ़। भारत के वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का परसेंटेज है 10.66%। वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश में 29 जिलों में 925 वन ग्राम हैं और मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.12 वर्ग किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत देखें तो 0.07% ही है। फिर मध्य प्रदेश के 3 सर्वाधिक बड़े वन वृत्त हैं, सर्किल हैं,
खंडवा, जबलपुर, रीवा, जिसमें सर्वाधिक आरक्षित वन वृत्त है खंडवा, सर्वाधिक संरक्षित वन वृत्त है छतरपुर। फिर आता है कि वनों को प्रशासनिक आधार पर संरक्षित, आरक्षित, वो तो हम पढ़ चुके हैं, संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत रूपों में बांटा गया है। फिर राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत मध्य प्रदेश में वनों को संयुक्त वन प्रबंधन के तहत लाया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अभी पढ़ा 1982 भोपाल में स्थापना की गई। 1975 में क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश में साल बीज का राष्ट्रीयकरण किया गया था और मध्य प्रदेश में लघु वनोपज संघ द्वारा एकलव्य शिक्षा विकास योजना नवंबर 2010 में शुरू की गई थी। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन? मध्य प्रदेश। फिर वनों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1970 में किया गया था। सबसे पहले किसका किया गया होगा? तो तेंदुपत्ते का। पर्यावरण की दृष्टि से 1/3 मतलब 33% भाग पे वन होना ही चाहिए। और फिर इसमें हम और क्या देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र मतलब कि 308,252 वर्ग किलोमीटर में से 77,522 वर्ग किलोमीटर में वन है। ये मैं इस तरीके से इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि याद हो जाए। फिर मध्य प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में 30.72% वन है। मध्य प्रदेश में बांस की प्रजाति का नाम अभी पढ़ा डेंड्रोकैलस स्ट्रिक्स डंडी है ना स्टिक। फिर मध्य प्रदेश में बालाघाट में राजकीय वन महाविद्यालय है। फिर आता है हमारे एक और फैक्ट कि मध्य प्रदेश में जो टीक सागौन की प्रजाति जो अभी हमने पढ़ा था गैंड्रिस टेक्टोना ग्रैंडिस। फिर वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। सर्वाधिक आरक्षित वन खंडवा और ये कम की बात चल रही है, कम आरक्षित वन उज्जैन। फिर आता है कि इम्पॉर्टेंट ईयर्स, बहुत अच्छी चीज़ मैंने की है क्या कि ईयर वाइज सब चीज़ों का रिवीजन। 1860 में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना हुई। फिर उसके बाद 1952 में मध्य प्रदेश में प्रथम वन नीति लागू हुई। 1963 में मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान बना। 1970 में मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 72 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में लागू हुआ। फिर 56 की बात इसलिए चल रही क्योंकि आगे हमें 75 पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 24 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरित रिपोर्ट फॉरेस्ट्री मैनमेड फॉरेस्ट 1972 के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल की स्थापना की गई, जिसका मेन एम क्या था कि सागौन और बांस का व्यावसायिक रोपण किया जाए। फिर आता है 1976-77 में क्या हुआ कि पहले तो देखो 76 में क्या हुआ, तो 76 में सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई। फिर 76-77 में मध्य प्रदेश के जिन जिलों में भी ना वन क्षेत्र 33% से कम था उनमें वन रोपण करने के लिए पंचवन योजना की शुरुआत की। अब ऐसे अजीबोगरीब नाम पूछ लिए जाते हैं, फिर याद नहीं आता कहाँ से आए। तो 1979 में बालाघाट में फर्स्ट राजकीय वन महाविद्यालय और 1980 में बैतूल में सेकेंड राजकीय वन महाविद्यालय की स्थापना हुई। फिर मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण के तहत सबसे पहले 1970 में तेंदुपत्ता जो कि एक उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की कैटेगरी का वो वनस्पति है। और फिर इसके बाद 1975 में साल जो कि वृक्ष है उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन की कैटेगरी का। तो तेंदुपत्ता की बात आई है तो इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि तेंदुपत्ता, तो मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता उत्पादन में फर्स्ट रैंक पे है और मध्य प्रदेश भारत का 60% तक तेंदुपत्ते का उत्पादन करता है। यह एक गौण वन संपदा है। कोई पूछ ले क्या है, तो यह एक गौण वन संपदा या फिर वनस्पति है। और तेंदुपत्ता संग्रहण का मुख्य क्षेत्र सागर, जबलपुर और शहडोल है। बीड़ी उद्योग, तेंदुपत्ता के पत्तों से बीड़ी का निर्माण किया जाता है, सभी को पता है। तो वो बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो है हमारा जबलपुर। फिर दिलीप सिंह भूरिया जी की अध्यक्षता में तेंदुपत्ता, ये एक अलग फैक्ट है जो मैंने ऐड ऑन किया है, तो तेंदुपत्ता नीति बनाने के लिए भूरिया कमेटी का निर्माण हुआ था 2002 में और जिसकी अनुशंसा पर मतलब उन्होंने रिपोर्ट दी होगी, उसकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश की तेंदुपत्ता नीति 2004 में लागू हुई। फिर ये भी पूछ लिया कोई कब लागू हुई, तो 2004 में। तो 1984 में क्या हुआ कि भोपाल में राज्य लघु वनोपज संघ का निर्माण किया गया। ये क्या है, यह एक गैर इमारती वनोपज के उत्पादन प्लस प्रसंस्करण के लिए एक नोडल एजेंसी है, राज्य लघु वनोपज संघ। 1988 में क्या होता है कि तेंदुपत्ता नीति में जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बिचौलियों की संख्या थी उसको समाप्त कर दिया गया था पूर्णतः। फिर
हम देखते हैं कि 2004 में जो हमने अभी पढ़ा था कि नीति लागू हुई, तो राज्य सरकार मतलब मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा तेंदुपत्ता की नई नीति का निर्धारण किया गया। तो ये भूरिया कमेटी की रिपोर्ट पर हुआ था और आर्टिकल 339(1) के तहत किया गया था। तो ये आर्टिकल 339(1) है क्या? तो आर्टिकल 339(1) राष्ट्रपति, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी समय SC और ST के कल्याण हेतु प्रतिवेदन, ये क्या होता है, रिपोर्ट होती है, तो रिपोर्ट देने हेतु आदेश द्वारा आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। और ऐसी ही एक आयोग था भूरिया कमेटी या फिर भूरिया कमीशन, जो भी आप कहें। वन विभाग द्वारा वर्गीकृत वन, जो अभी हमने पढ़ा था ना, फिफ्थ टाइप का हमारा वन था, राजकीय वन, निगम निकाय वन और निजी वन, है ना। तो उसकी डिटेल क्या है कि पूर्ण रूप से शासकीय नियंत्रित वन कहलाते हैं राजकीय वन, स्थानीय नगर पालिकाओं प्लस परिषदों के द्वारा नियंत्रित वन कहलाते हैं निगम निकाय वन, और निजी वन तो पता ही, जो प्राइवेट है, मतलब कि निजी स्वामित्व वाले वन निजी वन। फिर कुछ फैक्ट हैं जो कि आ जाते हैं। वन रिपोर्ट 2019 के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले थे, टॉप 5 देखेंगे। बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर, सिवनी। बालाघाट में 4032.06 किलोमीटर स्क्वायर और छिंदवाड़ा में 4588.01 किलोमीटर स्क्वायर, बैतूल में 3663.70 किलोमीटर स्क्वायर, श्योपुर में 3460 वर्ग किलोमीटर और सिवनी में 3069.59 वर्ग किलोमीटर। फिर हमारा मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र कितना होगा? तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हमारे कहलाएंगे। तो मध्य प्रदेश के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले में आता है उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, भिंड और राजगढ़, जिसमें कि उज्जैन में 36.22 किलोमीटर स्क्वायर, रतलाम में 59.85 किलोमीटर स्क्वायर, शाजापुर में देखें तो 63.35 किलोमीटर स्क्वायर, भिंड में 106.75 किलोमीटर स्क्वायर और राजगढ़ में 172 किलोमीटर स्क्वायर में है न्यूनतम वन क्षेत्र। ठीक है। फिर हम अभी तक तो बात कर रहे थे आंकड़ों की, ये अब आ जाता है परसेंटेज। तो सर्वाधिक 1% वाले मध्य प्रदेश के जिले, चूंकि ये प्रतिशत वाला एक क्वेश्चन पूछ चुका है वनों के ऊपर, तो हो सकता है फिर से पूछ ले 4 ऑप्शन देके। तो बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, मंडला, डिंडोरी, ये क्या है भैया? ये सर्वाधिक 1% वाले जिले हैं मध्य प्रदेश के। बालाघाट में 56.44%, श्योपुर में 52.38%, उमरिया 49.62%, मंडला 44.44% और डिंडोरी में है 40.59%। सेम न्यूनतम भी देखेंगे, अगर अधिक देखा तो न्यूनतम 1% वाले मध्य प्रदेश के जिले हैं उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, भिंड, राजगढ़। उज्जैन में 0.59%, कितना कम है बताओ। फिर शाजापुर में 1.02%, रतलाम में 1.23%, भिंड में 2.39% और राजगढ़ में 2.80%। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।